हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर, सेम है फोर्थ, एक्ट है एनवायरमेंटल लॉ और कोड है हमारा 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। अब इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है। जो मैंने पहले जो क्वेश्चन कराया है वो आपका था बेसिक, ठीक है, जिससे आप हॉलवे में पर्यावरण को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और कारक क्या हैं, आप प्रदूषण को कैसे वर्गीकृत करेंगे, प्रदूषण के प्रभाव को भी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारे बेसिक को क्लियर करेगा। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करेगा। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है इसके आने की जो संभावना है 65 to 70% रहती हैं और ये तीनों फॉर्मेट में से कहीं से भी आ सकता है, 5, 10 और 20। कभी कभार ये दो फॉर्मेट में भी आ जाता है, जैसे 5 और 10 में, 20 10 में, या 20 या 5 में, ऐसे भी ये आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो अब हम देखेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण शब्द को कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सबसे पहले बात तो हम ये देखेंगे कि जो प्रदूषण शब्द है इसे कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। प्रदूषण को निम्न सामान्य अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो अपने तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं। जो जीवित तथा अजीवित के स्वास्थ्य के प्रति संकट उत्पन्न करता है। जो प्रदूषण होता है, एक चीज देखो, ये प्रदूषण है, जीवित यानी सजीव और निर्जीव यानी जीवित और अजीवित। जिसे हम सजीव व निर्जीव बोलते हैं, नृजीव। ये जो प्रदूषण होता है ये दोनों पर ही क्या डालता है, विपरीत प्रभाव डालता है। जो जीवित व्यक्ति हैं, भाई हम तो महसूस कर सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का हमारे जीवन पे, हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। ये अजीवित वस्तुओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। आपने कभी देखा होगा, हमारे लोहे पर जंग लग जाता है, हमारे जो घर होते हैं वो अपने आप चटकने लगते हैं, गंदे हो जाते हैं। आपने कोई भी पुरानी चीज देखी होगी, वस्तु देखी होगी, अपने आप ही खराब होने लगती है। ठीक है, हमारी बुकों पर जो हमारे पेपर होते हैं, जैसे व्हाइट पेपर है, धीरे धीरे ये काला पड़ जाता है, फफूंदी लग जाती है। ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रदूषण है। तो जो प्रदूषण होता है ये जीवित और अजीवित, चाहे वो घर हो, सड़क हो, कृत्रिम वस्तु हो, कुछ भी चीज हो, ये सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस प्रदूषण से कोई नहीं बचता है। तो ये जीवित और अजीवित सबको प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। जो जीवित तथा अजीवित के स्वास्थ्य के प्रति संकट उत्पन्न करता है। अब कहोगे अजीवित में तो स्वास्थ्य होता नहीं है, तो उसकी गुणवत्ता को तो नष्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिससे पर्यावरण में जीवित तथा अजीवित पदार्थ या अन्य सभी अपनी मूल प्रकृति तथा गुणवत्ता खो देते हैं। जैसे कोई भी जीवित या अजीवित कोई भी वस्तु है, या कोई मानव है, या जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, प्रदूषण के कारण अपनी सुंदरता, अपनी गुणवत्ता, अपने गुणों को खो देते हैं, अपने रंग रूप को खो देते हैं, जिससे पर्यावरण को बड़े पैमाने पर हानि होती है और प्रदूषण उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गुणवत्ता खो देगा, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, भाई हम मानव हैं, हम परेशान रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, हमारे शरीर से गंध निकलेगी। कोई निर्जीव वस्तु है वो खराब हो गई, जल गई, नष्ट हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। जीवित हो
या अजीवित हो, कोई भी वस्तु जब खराब होगी, ठीक है, तो उससे सिर्फ क्या बनेगा, प्रदूषण बनेगा। ठीक है, उसकी हम जैसे हम जीवित हैं, अगर कोई जीवित वस्तु है, ये सॉरी जीवित इंसान है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, अगर ये खराब होने लगेंगे तो हम इसमें कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, इनमें दवाइयां लगाएंगे जो और प्रदूषण का कारण बनेंगे। इसी प्रकार से अजीवित वस्तु हैं, अगर कोई सड़क बनी हुई है और उस सड़क में तार कोन है या कोई और अन्य पदार्थ मिलाए हुए हैं और वो खराब होने लगी प्रदूषण के कारण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या कोई घर है, भवन है, या कोई अन्य मानव निर्मित चीजें हैं, अगर खराब होने लगी तो प्रदूषण बनेगा, और हम इसके उपाय के लिए भी कुछ नई नई प्रक्रिया करेंगे तो जिससे और प्रदूषण बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है, जब कोई जीवित या अजीवित व्यक्ति वस्तु अपनी गुणवत्ता खोता है तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति के अनुसार प्रदूषण हमारे आसपास का प्रतिकूल परिवर्तन है जिसका ऊर्जा, रासायनिक तथा भौतिक और जैविकों की प्रचुरता में परिवर्तन का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप जरूर याद करना, क्योंकि जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं। प्रदूषण के निम्नलिखित दो मुख्य कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं उनको देखेंगे। मुख्य कारण नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सबसे नंबर 1 पर है पर्यावरण प्रदूषण के लिए। दूसरा है औद्योगिक क्रियाकलाप। जनसंख्या वृद्धि वर्तमान समय में परिवर्तन प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है जो संपूर्ण पर्यावरण को तबाह कर रही है। सृष्टि में सभी जीवित तथा अजीवित पदार्थ या अन्य कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यहां पर बोला है सृष्टि में कोई भी जीवित या अजीवित कोई भी पदार्थ है वो किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और जो जीवित और अजीवित कोई भी पदार्थ है उससे मानव जुड़ा हुआ है, और मानव की क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि द्वारा प्रदूषण चरम पर है। ठीक है, क्या है प्रदूषण, भाई जनसंख्या वृद्धि के कारण ही तो प्रदूषण हो रहा है। ज्यादा आवाज होगी, ज्यादा पानी का बहाव होगा, ठीक है, और अन्य बहुत सारी चीजें हैं। जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। पर्यावरण उपयोगी जल, वायु, भूमि तथा खाद सामग्री को मानव दूषित कर रहा है। देखो, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मानव अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपने लालच के वशीभूत होते हुए मानव नए नए प्रकार के कृत्रिम और प्राकृतिक कार्यों को नष्ट करने में लगा हुआ है। प्राकृतिक कार्य क्या होते हैं, जैसे हमारे जो वृक्ष होते हैं हमें शुद्ध हवा देते हैं। क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। मानव क्या कर रहा है, पेड़ों को तो काट रहा है, घर पर एसी और कूलर लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और जितनी ही जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी ही ये चीजें बढ़ेंगी, और ये क्या होगा, प्राकृतिक जो चीजें होंगी उनको क्या करेगा, मानव नष्ट करेगा और दूषित करेगा। सामग्री को मानव दूषित कर रहा है, जैसे जल, वायु, भूमि, और ये किसके लिए उपयोगी हैं, पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण उपयोगी जल, वायु, भूमि तथा खाद्य सामग्री को मानव दूषित कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण के अंगों को दूषित कर रही है। पर्यावरण के अंग कौन कौन से हैं, जल, वायु, भूमि, खाद्य।
नए नए आविष्कार, खाद्य पदार्थ, खनन जनन। देखो खनन जनन क्या है? आदमी अपने स्वार्थ के लिए कृत्रिम तरीके से इंजेक्शन लगा लगा कर नए नए आविष्कार कर करके ऐसे जनन करा रहा है जो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। सब्जियों में अंधाधुंध रासायनिक पदार्थ यूज हो रहे हैं, मात्राओं से अधिक उनका जनन हो रहा है, बच्चे कृत्रिम रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, सारे काम जो है कृत्रिम हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है? प्रदूषण बढ़ेगा। खनन जनन वृद्धि द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनी हुई है। मानव भूमि, जल, वायु तथा खाद को अपने मनमाने ढंग से प्रयोग में दूषित कर रहा है। प्रयोग से ढंग से प्रयोग में दूषित कर रहा है। आगे चलते हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण नहीं हुई तो पर्यावरण का बहुत जल्दी, यहां पे देखो क्या बोला है, बहुत ही जरूरी है। यदि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण नहीं हुई तो पर्यावरण बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव मानव को ही झेलना होगा। अगर अभी हम नहीं सुधरे, अभी अगर हमने इन पर रोकथाम नहीं करी प्रदूषणों पर, अपने कृत्रिम खनन और जनन पदार्थों को बनाने में, आविष्कारों में, भूमि जल वायु को सुरक्षित नहीं रखा, स्वच्छ नहीं रखा, तो हम आगे जाकर भविष्य में बहुत ज्यादा हानि झेलने वाले हैं। ठीक है, अपने भविष्य को नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, ये तो था जनसंख्या वृद्धि। अब है औद्योगिक वृद्धि। आज मानव ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहा है जो पहले नहीं थी। आपने अक्सर देखा होगा, हर महीने, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने आपको नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, नए नए आविष्कार आपको देखने को मिलते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे और ना ही कोई सामान्य व्यक्ति उसकी कल्पना कर सकता था। ठीक है, ऐसे ऐसे उत्पादन होते हैं, ऐसे ऐसे आविष्कार होते हैं। यदि नहीं थी, यदि थी तो कम मात्रा में थी। ठीक है भाई, जो पहले नहीं थी, यदि थी तो बहुत कम मात्रा में थी। इस मात्रा में वृद्धि और स्वार्थ, लालच, शौक के वशीभूत होकर पर्यावरण के चारों महत्वपूर्ण अंगों, वायु, जल, भूमि व खाद को प्रभावित कर रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? अब क्यों हो रहा है? आदमी वृद्धि में, अपने धन वृद्धि के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, शौक मौज के लिए, इन सभी में वशीभूत होकर नए नए आविष्कार कर रहा है। जल, भूमि, वायु, खाद, इन सबको तबाह करने में लगा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं, मेरा ज्यादा नाम हो, मैं ज्यादा अमीर हूं, इस सभी में प्राकृतिक पदार्थों और वस्तुओं को नुकसान पहुंचा रहा है। रासायनिक प्रयोग हो रहे हैं जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव से तापमान में वृद्धि होगी, जो ध्रुव की बर्फ को पिघला सकती है, जिसे महासागर में जल वृद्धि से बाढ़ तथा द्वीपों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, होगा क्या अगर वायु, जल और भूमि और खाद्य प्रदूषण अगर इसी प्रकार से होते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी मात्रा बढ़ जाने से गर्मी ज्यादा होगी, तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से जो बर्फीले स्थान है वो ज्यादा पिघलने लगेंगे और जो द्वीप हैं, जहां जो टापू हैं, पानी का स्तर बढ़ेगा और जो मानव सभ्यता है वो समाप्त होने लगेगी। इसके अलावा औद्योगिक धूल तथा धुएं काफी मात्रा में वातावरण में छोड़ी जाती हैं या छोड़े जाते हैं, जिससे सूर्य की गर्मी को कम करता है। अभी तक हमने क्या देखा था? अगर हम बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न करवा देते हैं प्रदूषण के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी और पानी, बर्फीले स्थान जो पिघलेंगे और बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
इसके विपरीत अगर हम धूल और धुएं की मात्रा ज्यादा बढ़ाएंगे प्रदूषण से, तो गर्मी जो है, जो सूर्य की किरण है वो आना बंद हो जाएंगी, जिससे तापमान में कमी होगी, जिससे पृथ्वी पर बर्फ युग आ सकता है। अभी देखा था कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, बर्फीले स्थान पिघलेंगे और बाढ़ आएंगी। यहां पर बोला है धूल और धुएं अगर वायु में मिलेंगे तो सूर्य की सीधी किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी, और पृथ्वी पर किरण नहीं पड़ेंगी तो जो पृथ्वी है यहां पर बर्फ जमने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी। जब वातावरण में धूल और धुआं के वाष्प के साथ संलग्न होते हैं तो इससे धूम्र कोहरा बनता है। वातावरण में धूल और वाष्प जब वातावरण में धूल और धुआं एकत्रित हो जाता है वाष्प के साथ, यानी जो भाप होती है उसके साथ संलग्न होता है, और ये जो क्या बन जाता है, कोहरा। धूल, धुआं, ठीक है, ये जो है जब वाष्प, पानी की जो वाष्प ऊपर जो उड़ती है इससे चिपक जाता है, क्या होता जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा, यानी इससे जो है आर पार जो है सूर्य की जो किरण है ये पार नहीं हो पाएंगी, यहीं पर रुक जाएंगी, और अगर यहीं पे रुकेंगी तो क्या होगा, पृथ्वी पर यहां पर जो है धूप नहीं आएगी, और जिससे क्या होगा, पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी, ठीक है। जो खतरनाक होता है, इससे 1952 में लंदन में 4000 व्यक्तियों की मौत हुई थी। क्यों? कि जो धूल है और जो धुआं है वो आसमान में उड़े और गीले हो गए, किससे, वाष्प से, और वो जो है एकत्रित हो गए, चिपक गए आपस में, जिससे जो सूर्य की किरण थी वो जमीन पर नहीं पड़ी, और वहां पर ठंड की जो स्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, और जिसमें 4000 व्यक्तियों की मौत हुई थी। तथा जापान की राजधानी टोक्यो में 8000 लोग प्रभावित हुए थे इसी प्रक्रिया से। धूल और धुआं ऊपर गया और जो वाष्प से एकत्रित हुआ चिपक गया, सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं आई और उससे घातक परिणाम हुए। लंदन और टोक्यो इसके सबूत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रदूषण का वर्गीकरण निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक प्रदूषण, कृत्रिम प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण, विश्व स्तर पर प्राकृतिक प्रदूषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु स्थानीय स्तर पर मानव के क्रियाकलाप द्वारा उत्पादित प्रदूषण अधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर बोला है, जो विश्व स्तर पर बोला गया है, जो प्राकृतिक प्रदूषण है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो खतरनाक प्रदूषण है आज की डेट में वो मानव निर्मित यानी कृत्रिम प्रदूषण है। अब प्राकृतिक प्रदूषण के स्रोत जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा और चक्रवात, इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इनका उत्पन्न होने का भी कारण कहीं ना कहीं मानव ही बनता है, ठीक है। कृत्रिम प्रदूषण जो मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण होता है। कृत्रिम प्रदूषण मनुष्य के क्रियाकलाप पर आधारित होते हैं। कृत्रिम प्रदूषण के स्रोत में सभी मानवीय क्रियाकलाप शामिल हैं, चाहे वो औद्योगिक हो या अन्य किसी प्रकार की हो। क्या प्रदूषण, जो कृत्रिम प्रदूषण है मानव के क्रियाकलापों से, मानव के व्यवहार से, मानव के कार्यों से उत्पन्न होता है, ठीक है। वस्तु विशेष की दृष्टि से वर्गीकरण। प्रदूषण का वर्गीकरण उस वस्तु की दृष्टि में भी किया जाता है जिसे प्रदूषित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रदूषण निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रदूषण को हम कितने रूपों में बांट सकते हैं उसे देखते हैं। वायु प्रदूषण, जब हम वायु को दूषित करते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, जब हम जल को दूषित करते हैं तो जल प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, जब हम भूमि में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या अलग अलग कोई वैज्ञानिक आविष्कार करते रहते हैं तो भूमि प्रदूषण होता है।
खाद्य प्रदूषण, हम खाने पीने की वस्तुओं में नई नई टेक्निक यूज करते हैं तो खाद्य प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, आजकल वर्तमान समय पे लाउड स्पीकर, डीजे, हॉर्न, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है इन चीजों से, वाहनों की आवाज, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण इन ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है और ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। रेडियो धर्मी प्रदूषण, जो तरंगें होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, ये जो है हमारे आने वाले भविष्य को नष्ट करने वाला है, हमारे पर्यावरण को नष्ट करने वाला ये प्रदूषण है, ठीक है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक पर्यावरण के प्रदूषण में सहयोग देते हैं। नंबर 1, मनुष्य द्वारा जल संसाधनों में जल में प्रदूषण छोड़ना। पर्यावरण प्रदूषण में सहयोग कैसे देते हैं मनुष्य, उसे देखो। मनुष्य द्वारा जल संसाधनों से जल में प्रदूषण छोड़ना, वायु में प्रदूषणों को छोड़ना, खाद्य संरक्षण में असफलता। खाद्य संरक्षण में असफलता का मतलब क्या है? जो हमारे खाने पीने की जो वस्तु हैं उनका सही से संरक्षण यानी रोकथाम नहीं हो पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिलावट हो ही जाती है। ताप तथा शोर का अनुचित प्रबंधन, यानी जो ताप बढ़ रहा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक और रासायनिक स्तर से, और जो शोर आवाज जो उत्पन्न हो रही है उसका कोई अनुचित प्रबंधन नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, जो हो रहा है चल ही रहा है। अगर कानून बन भी जाते हैं तो वो कागजों तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ है रासायनिक उद्योगों का अनुचित प्रबंधन। जो रासायनिक उद्योग हैं उनका भी अनुचित प्रबंध नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हमने देखा था प्रबंधन कानून। जब कोई कानून बनता है, जब कोई कानून बनता है, ये किसी भी देश का हो या विश्व स्तर पर हो, अगर विश्व स्तर का कानून है तो विश्व स्तर पर, देश का कानून है तो देश, या विश्व स्तर का है तो विश्व स्तर का। एक बात याद रखना, हालांकि आप कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, जो कानून होता है ये लगता तो विश्व स्तर पर है और देश पर भी, मतलब अगर विश्व स्तर का है तो विश्व स्तर पर लगेगा, देश का है तो देश पे लगेगा। ये जो कानून होते हैं ये सिर्फ गरीबों पर ही लगते हैं, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं इसका पालन नहीं करते हैं, ठीक है। वो पैसे के दम पर, अगर कोई उल्लंघन भी कर रहे हैं तो वो पैसे के दम पर इस प्रदूषण या कानून के उल्लंघन को पार कर जाते हैं, ठीक है। मैंने एक टिप्पणी डाली थी अपने YouTube चैनल पर ही, ये जो कानून होते हैं ये एक मकड़ी के जाले के समान होते हैं। इसमें जो पावरफुल आदमी, जो ताकतवर आदमी होता है वो तो इसमें इस जाले से चीड़ फाड़ करके निकल जाता है, लेकिन जो छोटे कीड़े मकोड़े यानी जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं और तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये जो कानून होता है इसमें जो अमीर और ताकतवर लोग हैं, अमीर ताकतवर लोग जो हैं इस जाले को फाड़ कर चीड़ कर अपनी ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, ठीक है, इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। लेकिन इस कानून रूपी जाल में जो गरीब आदमी हैं वो फंस जाते हैं छोटे कीड़े मकोड़े की तरह। और इस जाल में, आपने मकड़ी के जाले में देखा होगा, अक्सर चींटे, चींटियां, छोटी छोटी मक्खियां, मच्छर फंस जाते हैं और मकड़ी उसे लपेट कर तड़पा तड़पा कर मार देती है। उसी प्रकार से एक गरीब आदमी होता है, कीड़े मकोड़े, और इस कानून रूपी जाल में फंसकर अपना दम निकाल देता है, अपनी जान दे देता है। तो ये जो कानून होते हैं ये सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, गरीब ही इससे प्रभावित होते हैं, लाभ तो इनका अमीर लोग लेते हैं और इनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, ठीक है। देखो, ताप तथा शोर का अनुचित प्रबंधन, रासायनिक उद्योगों का अनुचित प्रबंधन। कानून में
हम देखते हैं कानून सिर्फ कागज पर बनता है, ठीक है, और उसे 100 में से मात्र 10% लोग ही अपनाते हैं। 90% लोगों में से पैसे ताकत के बल पर चले जाते हैं छूटकर, और जो फंसता है 10% जो गरीब है वही फंसता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, 10% गरीब है ना, हालांकि गरीबी तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो कानून है यहाँ पर सिर्फ गरीब पिसते हैं, कानून कागजों तक ही सीमित रहते हैं, अगर बाहर निकल के आते हैं तो गरीब लोगों की जान के लिए जंजाल बन जाते हैं, ठीक है। आगे, इंडियन काउंसिल बार इनवायरो लीगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने NIRI और RPCB की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद यह घोषित किया था कि रासायनिक उद्योग प्रदूषण के मुख्य अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने विधिपूर्ण प्राधिकारियों तथा न्यायालयों के आदेश का उल्लंघन किया है और आज तक लगातार करते आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो रासायनिक स्तर से हो रहा है, और ये ना तो प्राधिकारियों की बात मानते हैं ना ये न्यायालयों की बात मानते हैं, और इनके द्वारा ही प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। निष्कर्ष, प्रदूषण पदार्थ के प्राकृतिक संगठन को नष्ट करता है। कौन प्रदूषण करता है? प्राकृतिक चीजों को नष्ट करता है। यह खाद्य श्रृंखला, कार्बन परिपथ, नाइट्रोजन परिपथ, ऑक्सीजन परिपथ में हस्तक्षेप करता है प्रदूषण, और इस प्रकार पौधों तथा पशु जीवन को क्षति पैदा करता है। यह जीवित रहने वालों का जीवित रहना कठिन और दुष्कर बना देता है। कौन? प्रदूषण। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो जो जीवित रहना कठिन और दुष्कर हो जाएगा। प्रदूषण न केवल जीवित रहने वालों को प्रभावित करता है बल्कि संपत्ति और भवन को भी प्रभावित करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो प्रदूषण होता है ये सिर्फ जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मानव, जल, वायु प्रदूषण, वायु इनको दूषित करता है। नहीं, ये निर्जीव वस्तुओं को भी दूषित करता है, उनको भी प्रभावित करता है, उनको भी नष्ट करता है, ठीक है। आपने कभी कभी पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, मकान देखे होंगे, बाइक देखी होंगी, या कोई अन्य निर्जीव वस्तु देखी होगी, उसका रंग रूप बदलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो वो सब क्या है? प्रदूषण है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझने के लिए, मतलब इसका बेस क्लियर करने के लिए क्वेश्चन इससे पहले का जो है उसे और देख लीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।